इसका मतलब ये है कि अगर आप अंतरराष्ट्रीय संगठन और खेल का टॉपिक तैयार कर रहे हैं तो इस टॉपिक को आपको 10 नंबर से अधिक के लिए तैयार करना ही नहीं है। पेपर 3 में भी देखो, जैसे संविधान और आपका लोक प्रशासन है, इसको कम पढ़ना है। पढ़ना क्या है? भारतीय इतिहास और आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास। जब भी हम मेंस की तैयारी करते हैं ना, तो अगर आपको चीजें याद नहीं होती तो आपको इस तरीके का यूज करना है। कैसा? नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी का जो प्रीलिम्स है वो कंप्लीट हो चुका है और अब आपकी तैयारी करने वाली है आपका सीजीपीएससी मेंस की, राइट? तो जो मेंस की तैयारी है इसे करने के दो तरीके, या तो आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए या फिर आपका इंटरनेट पे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर किसी ने पढ़ाया है तो उससे आप पढ़ लीजिए, या फिर आपके किसी सीनियर ने पढ़ा हुआ है तो उसके आप नोट्स पढ़ लीजिए। कहने का मतलब ये है किसी न किसी तरीके से आपको बिल्कुल बिना समय गंवाए अपनी जो तैयारी है मेंस की वो शुरू कर देनी चाहिए। ठीक, अब अगर आपने अपनी तैयारी अभी तक शुरू नहीं की है तो प्लीज अब कर दीजिए, क्योंकि हमने ये सोचा है कि जो कुछ भी हमसे बन पड़ेगा सीजीपीएससी मेंस के सिलेबस से संबंधित वो हम यहीं पर आपको कंप्लीट करा देंगे, एंड दिस वुड बी फ्री एंड ओपन फॉर ऑल। ठीक बात है? तो हिंदी मीडियम के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, अगर आपको तैयारी करनी है सीजीपीएससी मेंस की, कोई सा भी टॉपिक जो आपको लगता है नहीं बन रहा, आप हमें कमेंट में लिखिएगा, हमें आपको उससे पढ़ा देंगे। अब आज जो मैं टॉपिक लेने वाला हूं, ये टॉपिक है आपका छत्तीसगढ़ का, आपका जो पेपर 7 है उसका सेक्शन 2। वहां पे हम पढ़ने वाले हैं आज अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में, और उसी में से एक जो पहला संगठन है दैट इज संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके कुछ अंगों के बारे में और उसके भी बारे में आज हम कुछ बेसिक जानकारी ले लेंगे। पढ़ने से पहले, यानी कि इस क्लास को शुरू करने से पहले, मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताना चाहता हूं जो है संबंधित आपके मेंस की तैयारी से। क्योंकि जब भी हम मेंस की तैयारी करते हैं ना, तो मेंस की तैयारी से पहले आपको कुछ फंडे एकदम क्लियर कट पता होने चाहिए। क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपने ये चीज पे ध्यान नहीं दिया अभी से, तो आपको आने वाले समय में बहुत ज्यादा समस्या होने वाली है। तो मैं बता दूं पहले वो बात। देखो, पहली चीज क्या है? पहली चीज ये है कि आपको क्या करना है मालूम? आपको अपनी तैयारी को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देखना है आपका कि सिलेबस में लिखा क्या क्या है। Knowing the syllabus of the mains is the first and the most important step that any aspirant can perform, right? ये बहुत एक important step होता है मेंस के सिलेबस को जानना। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? अगर आपको अपने सिलेबस का पूरा आइडिया है, इसका मतलब ये है आपको अपने खेल के मैदान की पूरी जानकारी है। तो कोई भी अच्छा खिलाड़ी अगर अपने खेल के मैदान की जानकारी रखता है ना, तो उसे ये पता होता है कि कहां पर बॉल कब आने वाली है। कहने का मतलब, अगर आपको पेपर 1 से लेके पेपर 7 तक के पूरे टॉपिक्स याद है अपने सिलेबस के, तो आप क्या करेंगे? आप उन टॉपिक्स से संबंधित जो भी घटनाएं आपके आसपास घट रही हैं, करंट अफेयर वाले टॉपिक के हिसाब से, आप उन घटनाओं को नोट करेंगे और उन घटनाओं का समावेश करेंगे अपने उत्तर में। और इससे आपके जो उत्तर है, इनकी जो क्वालिटी है ना, अन्य किसी भी व्यक्ति की तुलना में बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। एंड दिस इज द टारगेट, पर्पस यही होता है इसका। तो सिलेबस आपको याद करना है। दूसरा क्या करना है? सिलेबस को याद करने के बाद में आपको जो सबसे महत्वपूर्ण काम करना है वो क्या है? वो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को एक बार देख लेना। कहने का मतलब, लेट्स से मैं आपको भी पढ़ा रहा हूं अंतरराष्ट्रीय संगठन, और मैं आपको आज संयुक्त राष्ट्र संघ भी पढ़ाने वाला हूं। तो आपको देख लेना है कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ से क्वेश्चंस आए भी हैं, अगर आए भी हैं तो कैसे आए हैं। यानी कि क्या यह पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन के आपका उद्देश्य क्या है, या इसके सिद्धांत क्या है, या इसके कार्य क्या है, या फिर आपसे यह पूछा है क्या कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के विवादास्पद जो आपका न्यायिक का जो सिद्धांत है ये कैसा होता है, क्या ऐसा कुछ पूछा है क्या? तो जैसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, एक बार उन क्वेश्चन को देख लेने से आपको होता क्या है, आपने जो टॉपिक को पढ़ने के बाद जो समझ विकसित करी है उसको अप्लाई करने को लेके आप पहले से ज्यादा क्या हो जाते हैं? कंफर्टेबल हो जाते हैं। ठीक है? तो पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी बात, जब आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देखना शुरू करेंगे तो और पढ़ने के बाद में जब लिखने का प्रयास करेंगे ना, तो कोशिश करिएगा दोस्तों कि आप अपने उत्तर को ना पॉइंट वाइज लिखें। जितना हो सकता है पॉसिबल पॉइंट वाइज लिखिए। अच्छा, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे एग्जाम में जो पेपर 1 से लेके पेपर 7 है, इसमें कितने सेक्शंस आपका बने हुए हैं किसी पेपर में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बताता हूं, लेट्स से अगर मैं पेपर 7 स्टार्ट कर रहा हूं, तो पेपर 7 में ही आपका 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, यानी कि एग्जाम का तरीका क्या है? तरीका यह है कि इसमें क्लियरली मेंशन है कि सेक्शन 2 से
10 नंबर से अधिक के प्रश्न नहीं आने वाले, जबकि सेक्शन 1 और सेक्शन 3 से आपको 15 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आप अंतरराष्ट्रीय संगठन और खेल का टॉपिक तैयार कर रहे हैं तो इस टॉपिक को आपको 10 नंबर से अधिक के लिए तैयार करना ही नहीं है। आपको बस इन टॉपिक्स को 10 नंबर के हिसाब से ही तैयार करना है, 15 के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं करना है। तो 15 के लिए क्या रेडी करेंगे? सेक्शन 1 और सेक्शन 3। तो इससे आपको ना इंपॉर्टेंस एकदम क्लियर हो जाता है। पेपर 3 में भी देखो, जैसे संविधान और आपका लोक प्रशासन है, इसको कम पढ़ना है। पढ़ना क्या है? भारतीय इतिहास और आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास, क्योंकि वो बनाते हैं सेक्शन 1 और सेक्शन 3। मेरी बात समझ में आ रही है? इसके साथ साथ अगर मैं प्रश्नों के तरीके के बताऊं, यानी कि आपका जो मेंस का जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन पेपर जो होता है, उसमें प्रश्न कैसे आते हैं उसको अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए 2 नंबर के आपको आएंगे कितने क्वेश्चन? 22 क्वेश्चन, यानी कि 45 मार्क्स का 2 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। वैसे ही 4 नंबर के कितने क्वेश्चन आते हैं? 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों 13। ठीक है, 13 चौक 52, 52 मार्क्स के 4 नंबर के क्वेश्चन आने वाले। 8 नंबर के कितने क्वेश्चन आने वाले? 8 क्वेश्चन, यानी कि 64 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं 8 नंबर के क्वेश्चन से। 10 नंबर के प्रश्नों की जहां तक बात है, केवल एक प्रश्न पूछा जाता है 10 नंबर वाले सेक्शन से, और उसके बाद जो 15 मार्क्स का जो सेक्शन है, यहां से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न? 2 प्रश्न। तो इस तरीके से ये बात भी आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए कि हाँ भाई, जब मैं पेपर देने बैठूंगा या बैठूंगी तो ना इस तरीके से मेरा जो एग्जाम का जो पेपर है वो सेट होने वाला है। क्लियर? अब ये सब करने के बाद और पढ़ लेने के बाद जब आप राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो प्रैक्टिस करते समय आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करते समय आपको कोशिश ये करनी है कि आप अपने आंसर कैसे लिखें? पॉइंट वाइज लिखें। कोशिश करें कि आप क्या करें? डायग्राम बनाएं, प्रयास करिए। कोशिश और भी करें कि आप क्या करें? फ्लो चार्ट का निर्माण करो। और अगर पॉसिबल होता है किसी भी जगह में, स्पेशली ज्योग्राफी वाले पेपर में, तो कोशिश करिएगा कि आप वहां पर मैप भी बनाओ। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं? मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि मैप बनाना, स्पेशली छत्तीसगढ़ का, आपके आंसर की खूबसूरती को और भी अधिक क्या कर देगा? बढ़ा देगा। मैं इसीलिए इस बात को आपको कह रहा हूं। ठीक, तो ये सब कुछ बेसिक बातें हैं। पेन की जहां तक बात है, तो जिस पेन में आपकी ग्रिप बहुत अच्छी बनती है, उस पेन से ही आपको अपनी तैयारी को करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है ना, जब भी अब एग्जाम में हम नई पेन हम ले लेते हैं कि भाई किसी ने गिफ्ट किया, बेटा तो इस पेन से एग्जाम देना, भाई बेटे ने उस पेन का यूज ही नहीं किया है कभी, तो वो कैसे करेगा एग्जाम में? तो आपको क्या करना है? पेन का भी चयन अभी से कर लेना है। आने वाले 3 महीनों में आपको उसी पेन का उपयोग करके अपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, ताकि कुछ भी नया ना हो एग्जामिनेशन हॉल में। इतनी बातें आज के लिए बहुत है। बची हुई बातें मैं आपको लेक्चर के दौरान भी बताता रहूंगा, आप पूछ भी सकते हैं। अब मैं आता हूं आज के लेक्चर पे, जो है आपका संबंधित किससे? अंतरराष्ट्रीय संगठन से। तो देखिए दोस्तों, पेपर 7 का ये जो सेक्शन, दैट इज आपका अंतरराष्ट्रीय संगठन, ये क्या होता है पहले मैं आपको समझा देता हूं। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट भी देख लेना। यहां से हालांकि क्वेश्चन 2 नंबर से अधिक अभी नहीं आया है कि अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या है, तो इस पर अधिक समय देने की जरूरत नहीं। मोटा मोटी आपको समझता हूं। देखो, अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या है, इसे जब हम बात करते हैं ना, सामान्य बात क्या निकलती है? ऐसा कोई सा भी संगठन, ठीक, एनी ऑर्गेनाइजेशन या कोई सा भी संगठन जिसकी भूमिका, प्रकृति, कार्य और विस्तार प्लस सदस्य कैसे हो? अंतरराष्ट्रीय प्रकृति के हो, यानी कि इंटरनेशनल लेवल के हो, उसको हम कहते हैं क्या? अंतरराष्ट्रीय संगठन। ठीक, ये एक सामान्य परिभाषा होती है किसकी? अंतरराष्ट्रीय संगठन की। बट अगर मैं थोड़ा स्पेसिफिक्स पे जाऊं, अगर मैं इसको मेंस में आंसर लिखना कैसे है, अगर उसके हिसाब से आपको बताऊं, तो आपको आंसर कुछ ऐसे लिखना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय संगठन वह संगठन है जो कई देशों द्वारा क्या होता है? गठित होता है। मैंने क्या कहा? कई देश, बहुत सारे देशों द्वारा क्या होता है? गठित होता है। और उन्हें किसके लिए? विशेष उद्देश्यों के लिए सहयोग करने के लिए क्या किया जाता है? बनाया जाता है। तो मैंने क्या किया? बहुत सारे देशों के द्वारा क्या है? गठित होता है, और उसे किसी विशेष उद्देश्य यानी कि स्पेशल पर्पस के लिए क्या करने के लिए? आपस में सहयोग करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट और द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट यू कैन राइट व्हाइल राइटिंग द आंसर। अगर आपसे पूछा क्या है तो इतना लिख देना बहुत होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो संगठन होते हैं ना,
दुनिया भर में सभी विषयों पे काम करते हैं, जैसे कि मान लो शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ह्यूमन राइट्स हो गए, है ना, आपका फाइनेंशियल डेवलपमेंट हो गया, ये सब, ठीक है ना। तो इन सारे मुद्दों पे ये जो ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आपने अपने आसपास सुने भी होंगे। लेट्स से आप, मैं जो आपको बताने वाला हूं अभी, जैसे संयुक्त राष्ट्र संगठन, ये आपने सुना होगा। आपने सुना होगा आईएमएफ के बारे में। अभी श्रीलंका को आईएमएफ के द्वारा मदद मिली है, हालांकि उससे ज्यादा भारत ने मदद करी है उसकी, ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक हो गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन हो गया, यूएनईपी हो गया, है ना। ये सारे जो संगठन होते हैं दोस्तों, इन सबको हम शामिल करते हैं किसमें, अंतरराष्ट्रीय संगठन की अपनी परिभाषा में, ठीक है। तो मैंने जो आपको बताया वो क्लियर हुआ कि नहीं, बिल्कुल, है ना, क्लियर हो गया। क्या होते हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन? ये ऐसे संगठन होते हैं जो कई देशों के द्वारा क्या होते हैं, गठित होते हैं, तथा इन्हें किसी विशेष उद्देश्य के लिए आपस में सहयोग करने के उद्देश्य से आपका बनाया जाता है। मैंने आपको बता दिया कि इसकी प्रकृति कैसे होती है, इसके आपका उदाहरण मैंने आपको बता दिया। अब इन्हीं आपका अंतरराष्ट्रीय संगठनों में से एक संगठन है, उसे हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी कि यूनाइटेड नेशन। ये इसका सिंबल है, आप यहां पे देख सकते हैं, ठीक है। अब इस यूएन के बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं, ठीक है। क्या है भाई यूएन? सबसे पहले अगर इसकी परिचय की बात करते हैं तो आपको ये जानना है कि जो यूनाइटेड नेशन है ना, ये 1945 में स्थापित एक क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, ठीक। तो आपसे लिखने को आएगा यूएन, आप लिखोगे ना, पहली लाइन क्या होगी आपकी कि ये 1945 में 24 अक्टूबर ना, अपन आगे इस पे आएंगे, 24 अक्टूबर 1945 में स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, कौन? यूएन। जिसमें कितने सदस्य होते हैं? तो उसमें होते हैं 193 मेंबर्स, 193 सदस्य, ठीक है। अच्छा, अब इसके मिशन या इसका कार्य क्या है? तो देखिए दोस्तों, जब हमारा ये वाला ऑर्गेनाइजेशन दैट इज यूएन बना ना, तो ये जब बना तो ये बना एक चार्टर के माध्यम से, यानी कि एक पत्र के माध्यम से ये बना। तो इसमें जितने भी उद्देश्य निहित है और जितने भी सिद्धांत है ना, उनके ही हिसाब से क्या होता है, अपने कार्य को संपादित करता है। मतलब इसके जितने भी मिशन और जितने भी कार्य होते हैं, ये इसके चार्टर में निहित उद्देश्यों और सिद्धांतों के द्वारा क्या होते हैं, आपका निर्देशित होते हैं, यानी कि रेगुलेटेड होते हैं। तो एनीथिंग विच हैज बीन रिटन ओवर द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, उसके द्वारा इसके जो कार्य हैं उनके बारे में हमको मालूम चलता है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो क्लियर हो गया। अब इन मिशन को, इन कार्यों को, इन उद्देश्यों को, इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। भाई होता क्या है, हमारे पास दो चीजें होती है, हम एक जगह लिखते हैं, जैसे हमारा संविधान है, वहां पे चीजें लिखी हुई है, ठीक है। और हमको मालूम है कि हमारे देश की जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका है, वो संविधान में लिखी बातों के हिसाब से क्या करी, चल रही है। बट लिखा होना एक बात है और उसको इंप्लीमेंट करना एक बात है। तो मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशन में जो भी बातें हैं, जो भी होती हैं, उनका जो सोर्स क्या है, उसका चार्टर। बट जब बात करती है इनके क्रियान्वयन की, तो जितनी भी एजेंसियां हैं और इसके जो ऑर्गन्स होते हैं यूनाइटेड नेशन के, वो क्या करते हैं, वो इसको आपका करते हैं क्रियान्वित, यानी कि आपका एग्जीक्यूट करते हैं। क्लियर? अच्छा, तो जितनी भी इसके अंग में आपको आगे बताने वाला हूं, जितनी भी एजेंसी आपको बताने वाला हूं, ये सब क्या करती हैं, इसको क्रियान्वित करती हैं। अच्छा, कैसे करती हैं? तो देखो, भाषा का यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कुल 6 भाषाओं में यूनाइटेड नेशन अपने कार्यों का संपादन करता है। अब वो 6 भाषाएं कौन कौन सी हैं, मैं आपको बताता हूं। देखिए, पहली भाषा आप सभी ने सुन रखी होगी, फ्रेंच, ठीक। अच्छा, बीच बीच में मैं थोड़ा सा इंग्लिश भी बोल रहा हूं, इंग्लिश भी याद रखो, ठीक है ना। अच्छा, फ्रेंच के साथ में आप याद रखो क्या, स्पेनिश को भी, ठीक बात है। अच्छा, चाइना जो हमारा पड़ोसी है, उसको भी ले लेते हैं, दैट इज चाइनीज। हिंदी है क्या? हिंदी नहीं। अच्छा, रशियन है क्या भाई? बिल्कुल सर, रशियन है। और एक याद रखिएगा दोस्तों, क्या? अरेबिक। तो ये जो 6 भाषाएं हैं, ये आधिकारिक भाषा के रूप में आपका जानी जाती है, किसकी? यूनाइटेड नेशन की। तो इतना क्लियर हुआ। सॉरी। तो ये है दोस्तों यूनाइटेड नेशन का एक बेसिक सा परिचय। अब आते हैं इसके उद्देश्यों के बारे में। उद्देश्यों के बारे में जब मैं आता हूं, तो आपको यहां पे लिखा हुआ दिख रहा होगा कुछ कीवर्ड, दैट इज क्या है? शांति है, सहयोग है, मैत्री, स्वतंत्रता, मानवाधिकार और आपका केंद्र। ये मैंने आपकी सहायता के लिए लिखा हुआ है, हमें तो ये पॉइंट के बारे में पता है। आपकी सहायता से मतलब
जब भी हम मेंस की तैयारी करते हैं ना, तो अगर आपको चीजें याद नहीं होती तो आपको इस तरीके का यूज करना है। कैसा? लेट्स से पूछा कि भाई यूएन के उद्देश्य बताइए, तो आप ना यूएन का उद्देश्य क्या होता है भाई? इसका उद्देश्य होता है अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना। इसका उद्देश्य होता है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए क्या करना? सहयोग करना। देशों के बीच क्या करना? मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना। बुनियादी स्वतंत्रता की रक्षा तथा मानवाधिकारों का सम्मान करना, और इन सब उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए केंद्र के रूप में कार्य करना। ठीक है? अब मैंने जब ये कहा तो आपको लगा रहा होगा ना कि भाई सर कैसे याद किए हैं? याद नहीं किया है, हमने क्या किया, हमने अपने दिमाग में इन शब्दों को बैठाया हुआ है। कौन कौन से शब्द है? शांति, सहयोग, मैत्री, स्वतंत्रता, मानवाधिकार और केंद्र। अब इसको याद करने के लिए बस आपको करना ये है कि इनको एक क्रम में बैठा लेना है कि भाई पहले शांति होगी, शांति होगी तो लोग क्या करेंगे? आपस में सहयोग करेंगे, सहयोग करेंगे तो हो जाएगी क्या? दोस्ती, और दोस्ती जब हो जाएगी तो सब कोई मिलकर काम करेंगे किसके लिए? फ्रीडम के लिए, यानी कि स्वतंत्रता के लिए। अब जब बात स्वतंत्रता की निकलेगी तो मानवाधिकार की बात तो होनी तय है, क्योंकि हमको गरिमामय स्वतंत्रता चाहिए, राइट? और लास्ट में हम बात करेंगे एक केंद्र की, जहां पर बैठ के सारी चीजें हम करने वाले। ऐसे दिमाग से अगर आप कुछ तरीका बना लेते हैं ना, तो आपको ये बातें याद रखती हैं। ठीक है? अब इनको आपको एक एक करके बार बार रिवाइज करना है। अपने पड़ोस में बैठे किसी लड़के या किसी लड़की को समझाना है, क्योंकि समझाने से ये आपके दिमाग में पहले बैठेगा, अगले को समझ में आता है नहीं, बिल्कुल अलग बात है। विद्या रूपी धन बांटने से बढ़ता है। ठीक है? तो देखिए, सबसे पहला उद्देश्य क्या है दोस्तों यूएन का? वो ये है कि अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना। ठीक? ये क्यों है इसको भी बताता हूं। देखिए, यूएन से पहले लीग ऑफ नेशंस नाम की संस्था का निर्माण किया गया था वर्ल्ड वॉर वन के बाद में। वर्साई की संधि के तहत लीग ऑफ नेशन का निर्माण किया गया था, और लीग ऑफ नेशन के साथ में जो आईएलओ यानी कि जो आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो भी बन गया था 1919 में। बट ये जो लीग ऑफ नेशन है, जिसका उद्देश्य था भविष्य में होने वाले किसी युद्ध की परिस्थिति से दुनिया को बचाना, ये इस उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा। असफल रहने के फलस्वरूप 1942 में एक आपका घोषणा पत्र आता है, और उसके बाद में 1945 में 26 देशों के हस्ताक्षर से एक नए ऑर्गेनाइजेशन का जन्म होता है। अगेन, चूंकि वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो चुका था, ठीक है, और ध्रुवीय शक्तियों को रोकना था, इसलिए 1942 में ही अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट के द्वारा इस संबंध में एक इनिशिएटिव लिया गया, जिसका परिणाम था यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। आज की तारीख में जैसा कि मैंने आपको बताया, टोटल 193 जो देश हैं वो इसके आपका सदस्य है। ठीक है? इसलिए सबसे पहला उद्देश्य इसका क्या है? तो बहुत ही आसान है, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को क्या करना दोस्तों? बनाए रखना। ठीक? अच्छा, सेकंड क्या लिखा है? देखो, सहयोग। सहयोग का मतलब क्या है? 3 तरीके से हम सहयोग करेंगे। कैसे? आर्थिक सहयोग, सामाजिक सहयोग और सांस्कृतिक सहयोग। ठीक है? तो क्या मैंने कहा? आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। इसमें एक चीज और जोड़ता हूं। क्या? आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं के किसके लिए? समाधान के लिए क्या करना? सहयोग करना। ठीक? आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए क्या करना है दोस्तों? सहयोग करना। सेकंड पॉइंट, मैत्री का मतलब क्या होता है? भाई, लोग लड़ाई कब करते हैं? लोग लड़ाई तब करते हैं जब उसकी अपने पड़ोसी से पटती नहीं है ना, किसी भी बात को लेके। तो क्या करना? मैत्री का मतलब यह है, जितने भी सदस्य देश है या जो सदस्य नहीं है उनके भी देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध क्या करना? स्थापित करना। ये भी इसका क्या है? उद्देश्य है। इसके बाद लेफ्ट पॉइंट क्या है? स्वतंत्रता। तो बुनियादी स्वतंत्रता यानी कि जो फंडामेंटल जो फ्रीडम है ना, इसकी रक्षा करना, तथा जो ह्यूमन राइट्स है, दैट इज जो मानवाधिकार है, इनका क्या करना? सम्मान करना। तो ये हो गया आपका अगला पॉइंट। लास्ट में क्या है? देखो, मानवाधिकार आ गया। लास्ट में क्या लिखा? केंद्र, यानी कि इन सारे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए केंद्र के रूप में कार्य करना भी किसका कार्य है? यूनाइटेड नेशन का। तो दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट एम्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। क्लियर है दोस्तों? अच्छा, उद्देश्यों के बाद में प्रश्न पूछा भी जा सकता है, यूनाइटेड नेशन के सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। भैया बताइए कि इसके सिद्धांत क्या है? तो देखिए, पहला सिद्धांत, सबसे पहला सिद्धांत वो क्या है? वो है आपका ये कि जो चार्टर है, दैट इज जो घोषणा पत्र है ना, उसमें जितने भी कर्तव्यों की बात करी गई है ना, उन सभी कर्तव्यों का हम क्या करेंगे? आपका निर्वहन करेंगे।
यानी कि इस बातों को हम मानेंगे। अब ये जो बात है, पहले नंबर पे सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण है, इस बात को समझिए। भाई मान लो हम लोग खेलने के लिए, लूडो खेलने के लिए बैठे, लूडो हमने खेला, और लूडो खेलना स्टार्ट करने से पहले ना कुछ नियम बना है कि यार सांप काटेगा तो नीचे उतरना है, ठीक है। अब लेट से किसी का पास आया, सही में किसी को सांप ने काटा, तो क्या वो नीचे नहीं उतरेगा? तो फिर तो गलत हो गया ना, खेल के नियम तो बदल गया ना। तो अगर आपको खेल को सही से खेलना है तो जितने भी बातें प्रिंसिपल से खेल को मानना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपने कोई संगठन बना बस लिया, उससे चलता है क्या? नहीं, आपको सिद्धांतों को मानना भी पड़ेगा। ये हमारा पहला प्रिंसिपल होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद भी यही कहता है, सिर्फ संविधान के बनने से बात नहीं बनती, आपके लिए संविधानवाद का भी होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज बहुत से ऐसे देश आपको मिलेंगे जहां पे संविधान तो था, बट संविधानवाद के न होने के कारण उस देश का जो लोकतंत्र वो क्या हो गया? पूरी तरह से बिखर गया और असफल हो गया। इसलिए यूएन के चार्टर में जो सिद्धांत है उसका निर्वहन करना इसका पहला आपका सिद्धांत हो जाता है, ठीक है। पहला सिद्धांत ये हो गया। दूसरा, दूसरा क्या है भाई? दूसरा ये है दोस्तों कि जितने भी देश है ना, उनकी प्रभुता का क्या करना है? हमको सम्मान करना है। यानी कि जो भी आपका यहाँ पे लोग होंगे, उनकी जो प्रभुता है, यानी कि उनकी सोवरेनिटी है ना, वो समानता पर क्या होगी? आपका आधारित होगी। अब देखिए, इतने सारे देश हैं, 193 देश यहाँ पर हैं। इन सभी देशों को अगर ये नहीं लगेगा कि मेरी बात का भी महत्व उतना ही है जितना कि किसी आपका बड़े देश का, बड़े देश से मेरा मतलब रशिया हो गया, यूएसए हो गया, चाइना हो गया, भारत हो गया, इन सब देशों के बराबर भूटान को भी लगना चाहिए कि हाँ मेरे भी क्या है? आपका अस्तित्व है। तो ये इसका सेकंड सिद्धांत है, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या है? देख, कई बार क्या होता है, जो बड़े देश होता है छोटे देशों को धमकाते हैं, तो जितने भी बड़े देश हैं वो अपने बल के प्रयोग में या धमकी में क्या करेंगे? आपका संयम बरतेंगे। ये भी इसका एक सिद्धांत है। ये सारे पॉइंट्स आपको यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट में मिल जाएंगे। मैं बस आपको बता रहा हूं कि इसको याद कैसे करना है, ठीक है ना। अच्छा, तीन सिद्धांत क्लियर हो गया। पहला क्या था? कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, समानता पर आधारित आपका सोवरेनिटी होगी, यानी कि प्रभुता होगी, बल का प्रयोग या चमकाने में संयम बरतना है, एकदम से नहीं चमकाना है छोटे छोटे देशों को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है? बिना भी इंटरनेशनल शांति यानी कि अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा या न्याय को खतरे में डाले बिना विवादों का समाधान खोजेंगे। लेट से भारत और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान लेट से आपका लड़ाई करना चाहते हैं, दोनों के पास में क्या है? आपका न्यूक्लियर वेपन है। तो इसका सिद्धांत यह है कि अगर ये दोनों देश अपने किसी समस्या को लेकर आते हैं यूएन के सामने, तो एक ऐसा आपका तरीका निकालना है जिससे इनका विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से क्या हो जाए? आपका हो जाए। अदरवाइज यूएन कैन ऑल्सो सजेस्ट कि भाई ठीक है, एक काम करो ना भारत, तुम एक काम करो, उसको उड़ा दो, ठीक है। तो हमको कोशिश ये करनी है कि हम ऐसा सॉल्यूशन निकालें जिससे कि क्या हो, जो अंतरराष्ट्रीय जो शांति है वो खतरे पे बिल्कुल भी ना आए। राइट दोस्तों। अच्छा, अब लास्ट ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएन ये सुनिश्चित करेगा कि जो भी मेंबर नहीं है वह भी अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए इन सारे सिद्धांतों का क्या करे? पालन करे। मतलब यूएन के सिद्धांत न सिर्फ आपका यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स पर आपका लागू होते हैं, बल्कि इसका उद्देश्य ऐसे भी देशों से सुरक्षा बनाए रखना है दुनिया की जो ऐसा नहीं करना चाहते हैं, ठीक। अब जो मैंने आपको सिद्धांत बताए उसको आप याद कैसे करोगे? देखो यहाँ पे कीवर्ड मैंने लिख दिए हैं। पहला कीवर्ड क्या है भाई? कर्तव्य। फिर क्या है? देखो समानता। फिर क्या है? देखो संयम। उसके बाद में समाधान, और उसके बाद में सुनिश्चित। अगर ये कीवर्ड आपको याद है दोस्तों, तो आप आसानी से इसके सिद्धांतों वाला जो उत्तर है ना, अपने कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक। तो अभी तक क्या क्या हो गया? हमने कर लिया उद्देश्य, हमने कर लिया सिद्धांत। ये सारे पॉइंट मैंने बहुत जल्दी आपको कंप्लीट करा दिए हैं। ये इनको करने में ऑफलाइन क्लास में जाओगे बहुत समय लगता है। आपको बस इस वीडियो को बार बार देख लेना है। ये नोट्स भी आपसे मैं शेयर कर दूंगा अगर आप कहोगे तो, राइट। हमारे एप्लीकेशन पे ये नोट्स अवेलेबल है, आप जाके इनसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। आर्यन आईएएस के नाम से हमारा जो एप्लीकेशन है हमारे प्ले स्टोर में अवेलेबल है। आप वहां पर जाएंगे तो लेक्चर वाइज आपको जो हमारा पीडीएफ है ना मिल जाएगा। ये क्लास भी आपको वहां पर मिल जाएगी अगर आपको एड से डिस्टर्ब नहीं होना है यूट्यूब के तो। अदरवाइज यूट्यूब इज ऑल्सो वेरी गुड प्लेटफॉर्म, यहीं पर आप पढ़िए। कमेंट आप लिख सकते हैं, आपके जो भी डाउट होंगे, जो भी कमेंट होंगे, हम इसी वीडियो के नीचे आप जो लिखेंगे ना वहीं से हम ले लेंगे। कोई भी डाउट आता है, कोई आपको लगता है कि भाई ये भी हम डिस्कस कर लें, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। वी आर ओपन टू एवरीथिंग। बट हाँ ये है,
अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आपको अपनी आंसर चेक करानी है, तो आप हमारे सेंटर में आप आ जाइएगा। द्रोणाचार्य स्कूल के ठीक सामने में हमारा सेंटर है आर्यन आईएएस एकेडमी। यहाँ पर मैं और मेरे साथ ऑल इंडिया रैंक 1 यूपीएससी एग्जाम में जो विवेक पटेल सर हैं वो भी अवेलेबल हैं। हम दोनों आपको गाइड कर देंगे मेंस की आंसर राइटिंग को लेकर। ठीक है, हमारी क्लासेस इंग्लिश मीडियम में चल रही है भिलाई में और आपका रायपुर में। आप इसके बारे में भी अगर चाहते हैं इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है ना। बट हिंदी मीडियम के लिए हमारी मुहिम हम चला रहे हैं कि भी सारे बच्चे जो भी अवेलेबल है हिंदी मीडियम के, वो फ्री में हमारा कंटेंट आपका कंज्यूम करें। कोई भी डाउट आता है बच्चा, आप क्या करो, यहाँ पे मेंशन करिए या फिर हमसे कनेक्ट करिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से, या हमारे सेंटर में भी आके आप हमसे मिल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सिद्धांतों की बात आते हैं यूएन के कार्यों के बारे में। यूएन का पहला कार्य क्या है बताओ, आप ही लोग गेस करो। मैंने अभी आपको बताया उद्देश्य और सिद्धांत को मिला दोगे ना, आपका कार्य बन जाता है। तो पहला कार्य क्या है? यूएन का पहला कार्य है ये है कि अंतरराष्ट्रीय और शांति को क्या करना, आपका बनाए रखना। अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखना। ठीक, दूसरा कार्य क्या हो जाएगा? जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं, दैट इज जो मानवाधिकार है, उनकी क्या करना, रक्षा करना। तो मैंने क्या लिखा, अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा पहला कार्य, मानवाधिकार की रक्षा दूसरा कार्य, तीसरा मानवीय सहायता पहुंचाना। कई बार देखना, जैसे अभी पैंडेमिक हुआ था, पैंडेमिक के समय कई ऐसे गरीब देश थे जिनके पास खुद की दवाइयां नहीं थी। हमने तो अपनी दवाइयां बना ली, बट हमने सहयोग भी किया। तो हमने सहयोग किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया? यूएन के माध्यम से किया। तो मानवीय सहायता पहुंचाना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, ये सभी आपका महत्वपूर्ण कार्य है किसके दोस्तों? यूएन के। इसके बाद दो और महत्वपूर्ण कार्य, एक वर्ड अभी आपको इकोनॉमिक सर्वे में छत्तीसगढ़ के एक नया चैप्टर ऐड हुआ, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर 17, आप प्लीज देखिएगा उसको। तो सतत विकास को बढ़ावा देना, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है किसका? यूएन का। याद रखिएगा, सतत विकास को बढ़ावा देना। और जो अंतरराष्ट्रीय कानून होते हैं ना, इंटरनेशनल जो लॉ होते हैं, इनका इंप्लीमेंटेशन यानी कि कार्यान्वयन भी करवाना, ये कार्य होता है दोस्तों यूएन का, दैट इज आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो ये जो 5 कार्य मैंने आपको बताया, कौन कौन से 5 कार्य? पहला कार्य क्या था, क्या था बताओ? पहला कार्य था जितने भी आपका अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी आपका मामले हैं उसको बनाए रखना, मानवाधिकारों की क्या करना, रक्षा करना, मानवीय सहायता करना, मामा 2 और 3 पॉइंट क्या है, मामा है। उसके बाद चौथा वेरी इंपॉर्टेंट, सतत विकास, और लास्ट पे क्या था, इंप्लीमेंटेशन, दैट इज आपका क्रियान्वयन। कार्य क्लियर हो गया। अच्छा, अब इन सब बातों के बाद मैं आपको ना एक बेसिक सा एक स्टोरी सुनाता हूं, बस इसको सुन लेना। वैसे मैंने आपको बता दिया है, बट फिर भी सुन लो, बस थोड़ा आपको रिलैक्स फील होगा। अब थोड़ा सा अटेंशन को आप क्या कर सकते हो, हल्का कर सकते हो। तो देखो, मैंने भी आपको बताया था दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र की जो पूर्ववर्ती संस्था है वो कौन सी है? लीग ऑफ नेशन है। 1919 में वर्साई की संधि के तहत अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया था? लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी। और इसके साथ में ना जो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, दैट इज जो आईएलओ है, इसे भी बनाया गया था। अब ये जो नाम है, दैट इज संयुक्त राष्ट्र, ये नाम किसने दिया था? मैंने आपको बताया, ये नाम दिया था आपका फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है ना। तो 1942 में क्या किया था? 1942 में इन्होंने एक घोषणा पत्र लाया, इसका नाम था संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र, जिसपे कितने देशों ने, मैंने आपको बताया था, तो 26 देशों ने क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। और इस हस्ताक्षर के बाद में एक सम्मेलन होता है जिसे हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन 1945। अब ये जो सम्मेलन है दोस्तों होता है यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। और उस सम्मेलन में जो 50 देश होते हैं, जिसमें भारत भी शामिल था, इन 50 देशों के प्रतिनिधियों ने क्या किया? भाग लिया। और इसके चार्टर पर, जिसकी मैं बात कर रहा था, जहां से इसके सिद्धांत, उद्देश्य, कार्य निकल कर आते हैं, उस पर हस्ताक्षर कर लिया। और उसके बाद में आपका शुरू हुआ क्या? शुरू हुआ कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन के बनने का। तो 1945 का जो चार्टर है, ये एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र की एक आधारभूत क्या है? आपका संधि है। मतलब बहुत ही फंडामेंटल, द वेरी बेसिक फंडामेंटल ट्रीटी विच makes the foundation of this organization is the charter of the United Nations, जो कब बना? 1945 में। स्पेसिफिकली अगर हम बताऊं तो आपको डेट याद रखनी है, मैं लेक्चर की शुरुआत से इस बात को कह रहा हूं, 24 अक्टूबर 1945। तो ये हो गया दोस्तों यूएन के बारे में एक बेसिक जानकारी।
अब हमको क्या करना है, अब हमको इसके अंगों के बारे में समझना है, यानी कि इसके अंग कौन कौन से हैं। तो आप यहाँ स्क्रीन में देख लीजिए, ये हैं इसके अंग। इसमें से जो न्यास परिषद है, इसके बारे में आपको पता चर्चा कर दूंगा, वैसे अभी ये खत्म हो चुका है, इस पे काम नहीं करता। अभी इसके अंग ये हैं। सबसे पहला अंग है आपका महासभा, सेकंड है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, इसको हम पढ़ेंगे, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और आपका संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। तो यहां तक कि मैंने जो आपको बातें बताई ये थी यूएन के बारे में। दिस इज द फर्स्ट